सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में करने वाला हूं अपने ASUS TUF A15 का रैम अपग्रेड। और ये मेरे पास TUF A15 का 2021 वाला मॉडल है, जो कि मैंने रिसेंटली 3 महीने पहले ही लिया है अमेजॉन ग्रेट इंडियन सेल में। आप में से जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हो उनको पता होगा। तो आज जो है मैं इसका रैम अपग्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे डुअल चैनल रैम का एडवांटेज चाहिए, तो मैं इसलिए इसकी रैम अपग्रेड कर रहा हूँ। और इस अपग्रेड में यूज़ करूँगा ये G.Skill Ripjaw रैम। क्या कहा, रैम नहीं है इसमें, रैम पहले ही मैं लैपटॉप में लगा चुका हूँ, क्योंकि मुझे ना खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं खुद से रैम अपग्रेड कर लूँगा अपने लैपटॉप की। तो इसलिए पहले मैंने रैम अपग्रेड कर लिया। जब सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो अब जो है मैं ये इंट्रो वाला पार्ट शूट कर रहा हूँ। तो वैसे ये जो G.Skill Ripjaw रैम है, ये X8 वाली रैम है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी रैम X8 वाली हो। अगर आप गेमिंग लैपटॉप है आपका, तो X8 वाली रैम ज़रूरी है, क्योंकि उससे जो है आपको बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस मिलेगी रैम वाली। अगर आप X16 की लोगे तो आपको पता होगा कि X16 वाली रैम उतनी अच्छी नहीं होती गेमिंग के लिए। X8 वाली रैम आपको लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये G.Skill Ripjaw रैम लिया। ये X8 वाली रैम है। और वैसे इस लैपटॉप में जो पुरानी वाली रैम आती है ना, वो माइक्रोन टेक्नोलॉजीज की रहती है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज। मैंने जब लैपटॉप खोला था तो मैंने इसमें देखने की कोशिश करा था कि ये X8 वाली कि X16 है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया ऐसे, क्योंकि वो रैम बहुत अच्छे से कवर थी। वो अभी वीडियो में आपको आगे दिख ही जाएगा। तो पुराने वाली रैम भी शायद मेरे ख्याल से X8 है, जहाँ तक कि मैंने पता किया था तो कहीं कहीं से मुझे दिखा था कि X8 वाली रैम ASUS TUF A15 में आती है। और वैसे मैंने क्रूशियल वाली रैम भी ऑर्डर करा था इस वाली रैम के पहले, और वो क्रूशियल वाली रैम मैंने कैंसिल करके फिर ये वाली G.Skill वाली रैम ऑर्डर किया। और वो मैंने क्यों किया वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि आखिर मैंने ये G.Skill वाली रैम ही क्यों यूज करा, और क्रूशियल वाली जो 8GB की रैम है DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, वो मैंने क्यों कैंसिल किया। और बाकी लाइफ में पहली बार मैं लैपटॉप खोल के ऐसे रैम अपग्रेड कर रहा हूँ, और वो भी मेरा नया नया लैपटॉप है, 3 महीने पुराना। तो ऐसे जब मैं अपग्रेड कर रहा था ना, मेरे को ऐसे धक धक हो रही थी कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं। बिल्कुल, एक तो मेरा नया लैपटॉप था, बहुत ऐसे डर डर के मैंने रैम अपग्रेड करा हूं। तो फाइनली रैम अपग्रेड हो गई, सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा। और वीडियो में भी मैंने सब कुछ बिल्कुल आपको इजीली समझाने की कोशिश किया हूं। लेकिन अब लाइफ में पहली बार कोई बंदा जब ऐसे लैपटॉप खोल के ऐसे रैम अपग्रेड कर, तो आप समझ रहे होगे उसकी हालत। तो वैसे तो मैंने पूरा ट्राई करा हूं कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आए, लेकिन अब पहली बार मैंने लाइफ में लैपटॉप खोल के अपग्रेड कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं कुछ ना कुछ कसर रह गई होगी मेरे वीडियो में समझाने में। तो वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि फ्यूचर में मैं अपने वीडियोस को इंप्रूव कर पाऊं, उस चीज को करेक्ट करके। बाकी मैं 8GB रैम और 16GB रैम का परफॉर्मेंस टेस्ट वीडियो भी बनाऊंगा डिफरेंट गेम्स के साथ। तो वो अगर अपलोड हो गया होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो कार्ड वगैरह में भी ऊपर मिल जाएगी। तो जरूर से आप वाला वीडियो भी देख लेना। बाकी चलो अभी आप पूरी अपग्रेड प्रोसेस देख लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये है मेरा लैपटॉप, और ये है मेरी G.Skill Ripjaw वाली रैम, जो कि मैं लगाने वाला हूँ अभी। और साथ में आपको बस कुछ स्क्रू ड्राइवर्स चाहिए रहेंगे। यहाँ पर मेरे पास ये कुछ स्क्रू ड्राइवर्स पहले से ही रखे हुए थे, तो मैं इन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ कुछ स्क्रू ड्राइवर सेट की, तो आप वो ऑर्डर कर लेना अगर आपके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है। और साथ में मैं ये कटोरी यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जो लैपटॉप के स्क्रू निकलेंगे ना, वो मैं एक एक कटोरी में रखते जाऊँगा, ताकि जो स्क्रू जहाँ पे है उसको मैं वापस वहीं पर लगा पाऊँ। तो बस यही सब चीज़ें आपको चाहिए रहती है, ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए रहता है। तो अब जो है अपग्रेड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लैपटॉप पलटा लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये सारे स्क्रूज है, और जिसमें कि ये वाला जो स्क्रू है ना, ये कुछ पॉप ओपन स्क्रू है। बाकी इसके बारे में मैंने कुछ थोड़ा बहुत पता करा था। बाकी प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है, कुछ ऐसा रहता है कि ये जो बैक पैनल है उसको उठा देता है। तो वो भी अपन आगे देखेंगे। अभी ये सारे जो स्क्रूज होते हैं, मैं इन सबको खोल लेता हूँ। तो अभी मैंने ये सारे स्क्रूज तो खोल दिए हैं। अब बस ये जो एक पॉप ओपन वाला स्क्रू है ना, वो बस बचा है। उसको मैं भी खोल के देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये पॉप ओपन स्क्रू का आखिर है क्या। ये जो पॉप ओपन स्क्रू है ना, ये बाकी सारे स्क्रूज से थोड़ा छोटे साइज का है, इसलिए जो ये मैं स्क्रू ड्राइवर जो यूज कर रहा था अभी तक, वो इसमें फिट नहीं आ रहा। तो इसके लिए मुझे दूसरा स्क्रू ड्राइवर यूज करना होगा। तो यहाँ पर अभी आप देखो, तो ये जो पॉप ओपन स्क्रू है,
इसको मैंने खोला तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बैक पैनल है इसने लिफ्ट कर दिया। ये स्क्रू बार बार आवाज कर रहा है, पूरा बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन इसने बैक पैनल को यहाँ से लिफ्ट कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि जो बैक पैनल है वो यहाँ से निकालने के लिए बस ये स्क्रू ढीला होता है। तो अभी मैं इसको और करके देखता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने इस पॉप ओपन स्क्रू को ढीला करा तो यहाँ से थोड़ी सी जगह बन गई है इस बैक पैनल को निकालने के लिए। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर इस कार्ड का यूज करूंगा। इस कार्ड को मैं ऐसे इंसर्ट करूंगा, यहाँ पर जो थोड़ी सी जगह है ना उस पर इंसर्ट करूंगा ऐसे और आगे बढ़ाते जाऊंगा। तो अपने आप जो लॉक्स है ना बैक पैनल के वो खुलते जा रहे हैं। ये देखो एकदम ईजिली लॉक्स खुलते जा रहे हैं। तो ये पॉप ओपन स्क्रू इसी काम का है। तो ऐसे करके मैं पूरे एजेस के यहाँ पर खोल लूंगा। तो अभी मैं यहाँ सब कुछ खोल रहा था लेकिन कुछ खुल नहीं रहा था। तो अब मुझे समझ में आया कि बीच वाला स्क्रू भी मैं खोलना भूल गया था। तो अभी मैं इसे खोल देता हूँ। तो अभी मैंने बीच वाला स्क्रू निकाल दिया। तो अब एकदम आराम से बैक पैनल निकल रहा है। तो ये जो पॉप ओपन स्क्रू है ना इसको मैंने थोड़ा और ढीला करा अभी बैक पैनल थोड़ा निकालने के बाद। तो अब जो है बैक पैनल आराम से पूरा बाहर आ रहा है और स्क्रू उसी में अटका हुआ है। स्क्रू उस पैनल से निकल नहीं रहा है, स्क्रू वहीं अटका रहता है वो वाला। बाकी सारे स्क्रूज जो है बाहर निकल गए पर वो वाला स्क्रू वहीं अटका हुआ है। तो गाइस अभी देखो मैंने पूरा पैनल खोल लिया यहाँ पर। और इस कार्ड को आप जरूर यूज करना, ऐसा कोई भी आपके पास कार्ड हो, कार्ड से एकदम आराम से खुलता है, बिना कार्ड के नहीं खुल पाता है। तो अभी मैं बैक पैनल को हटा देता हूँ। तो ये मैंने बैक पैनल हटा लिया पूरा, ये ऐसा बैक पैनल है और अंदर से ये लैपटॉप हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। और अभी आप देखो मुझे करीब 3 महीने हो चुके हैं इस लैपटॉप के लिए हुए। और अभी आप यहाँ से तो ध्यान से देख पा रहे हो तो थोड़ी थोड़ी डस्ट जम चुकी है इसके फैंस में। ये देखो ये कुछ कुछ डस्ट जम चुकी है फैंस में। ये फैन एक है और ये दूसरा फैन है, थोड़ी थोड़ी डस्ट जम गई है। तो अभी मैं इसको साफ भी कर दूंगा रैम लगाने के बाद। और बाकी ये देखो ये कुछ लैपटॉप पास से ऐसा दिखता है। ये देखो ये सारे कंपोनेंट्स है और ये बैटरी है 90 वॉट आवर की बैटरी है। तो आप देखो यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक ये बैटरी जा रही है। और ये एक स्पीकर है और ये दूसरा स्पीकर है। बाकी आप ये देखो तो ये इस जगह पर जो है हमारी रैम लगती है। ये एक स्लॉट खाली मिलता है ना, इस जगह पर रैम लगेगी। और ये वाली जो जगह है ये यहाँ पर एक रैम पहले से लगी हुई मिलती है प्री इंस्टॉल वाली। और बाकी ये हीट पाइप्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो तो ये बैटरी इस जगह पर कनेक्ट है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे। तो अभी सबसे पहले अपन को इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इस बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल है, बस आपको यहाँ से कुछ इस तरह से ये दो साइड से ना खींचना होता है इसको ऐसे करके, बस ऐसे करके दो साइड से खींचो तो बैटरी निकल आएगी। तो ये मैंने अब बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। बस थोड़ा सा हल्की से आपको थोड़ी ताकत ध्यान से लगाना पड़ता है यहाँ पर कि कुछ डैमेज ना हो। एकदम थोड़ा ध्यान से खींचना तो बैटरी निकल आती है, ऐसे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं बैटरी निकालना। तो अब जो है मैं यहाँ पर रैम लगा लेता हूँ। ये है मेरी G.Skill Ripjaw, तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो अभी मैं रैम को कनेक्ट करता हूँ। आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो एक कट सा बना हुआ है ना, ये कट को आपको यहाँ पर मैच करना है ऐसे। ये देखो ये ऐसे ये कट मैच हो रहा है, ये स्टिकर वाली साइड से मैच नहीं होता है, ये इस जगह से ये मैच हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो ये कुछ इस तरह से ऐसे जाता है, आपको ऐसे करके इसे करना है। तो आप देखो ये रैम अंदर चले गई है, अंदर अंदर चले गई है। और अंदर चले जाने के बाद सीधे आपको फिर इसको नीचे कर देना है। तो आप देखोगे ये लॉक अपने आप दूर हो रहे हैं और ये रैम लॉक हो गई। ये देखो अभी रैम लॉक हो गई। और कभी आपको रैम रिमूव भी करना रहा तो ये जो दो लॉक है ना, इन दोनों लॉक को आपको कुछ इस तरह से इस तरफ करना होगा तो रैम फिर आपकी बाहर आ जाएगी। तो ये हमारी रैम लग चुकी है। तो बस इतना ही सिंपल है, और कुछ नहीं करना है। बस रैम यहाँ पर फिट हो गई है, बस इसको ऐसे करके छोड़ दो। और अभी ये फैंस मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, फिर बैटरी कनेक्ट करूंगा। तो अभी मैं बैटरी को वापस कनेक्ट कर देता हूँ। तो सिंपल है, बस आपको सीधे से अंदर की तरफ पुश करना है और बैटरी वापस कनेक्ट हो जाएगी। ऐसा आप इसको अंदर की तरफ पुश करोगे ना तो ऐसा हल्की सी क्लिक की साउंड आएगी, तो मतलब आपकी बैटरी कनेक्ट हो गई है। तो बस जब आप कनेक्ट करोगे तो ध्यान रखना वो क्लिक की साउंड आई या नहीं, एकदम हल्की सी आवाज आती है तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अब बैटरी कनेक्ट हो चुकी है। तो अब बैटरी कनेक्ट हो गई है। अब मैं इस बैक पैनल को जो है वापस लगा देता हूँ। तो इस तरह से बैक पैनल को रख के आपको वापस यहाँ पर सब जगह प्रेस करना होगा। तो ये देखो आपको ऐसे क्लिक क्लिक की आवाज आएगी ना, तो मतलब आपका बैक पैनल लॉक हो रहा है। तो बस ऐसे हर जगह से ऐसे प्रेस करते जाओ, आपका बैक पैनल लॉक होते जाएगा। तो
तो अभी मैंने पूरा बैक पैनल अच्छे से लॉक कर दिया है और बस अभी स्क्रू लगाना बचा है, तो अब मैं सारे स्क्रू लगा लेता हूँ। तो अभी मैंने सब स्क्रू प्लेस तो कर दिए हैं, अब बस सबको टाइट कर देता हूँ। और जैसे कि आपको पता है ये जो लास्ट वाला स्क्रू है ये पॉप ओपन स्क्रू है, तो ये स्क्रू बैक पैनल से निकला ही नहीं था, ये बैक पैनल के साथ ही लगा हुआ था पूरे टाइम। तो इसको भी अभी टाइट करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने सभी स्क्रूज को टाइट कर दिया है। और एक बात ध्यान रखना है कि जो भी स्क्रूज है ना उनको बहुत ज़्यादा टाइट करने की कोशिश मत करना, मतलब ज़रा सा भी स्क्रू रुक जाए ना घूमना तो उसको वहीं पर छोड़ देना, वही बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप ये जो स्क्रू है ना इसको आप डैमेज कर दोगे। तो बस हल्का सा टाइट करना और जहाँ स्क्रू आपका रुक जाए उसे वहीं पर छोड़ देना। तो अभी रैम लगने के बाद फर्स्ट बूट कर लेते हैं। तो अभी मैं बैटरी से इसे बूट कर रहा हूँ ताकि मुझे ये भी पता चल जाए कि मैंने बैटरी ठीक से कनेक्ट करा हो कि नहीं। वैसे तो मुझे पता है कि मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ ठीक से, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने पावर बटन दबा दिया है, तो लाइट वाइट जल गई है, मतलब बैटरी कनेक्ट है। और अभी आप देखोगे कि यहाँ पर लाइट जल रही है पर स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, वो असल में अपन ने जो है बैटरी डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करा था, तो सिस्टम वापस खुद से सब कुछ रीड कर रहा है। आपको याद होगा कि जब सबसे पहले आपने लैपटॉप बूट करा था बॉक्स से निकालने के बाद, तब भी कुछ ऐसा ही सेम चीज़ हुई थी। तो वही सेम चीज़ अभी भी हो रही है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है उसमें। अभी ऐसे 3-4 बार होगा फिर लैपटॉप अपने आप बूट हो जाएगा। ये देखो फिर से लाइट ब्लिंक हो रही है और अभी लैपटॉप थोड़ी देर में बूट हो जाएगा। तो करीब 50-55 सेकंड लगे हैं और अब ये जो है बूट होना चालू हो गया है। तो एक बार अभी आपने देखा विंडोज़ रेडी करके आया है और वापस से शटडाउन हुआ और वापस से लैपटॉप बूट हो रहा है अभी। सो अभी फाइनली डेस्कटॉप आ गया है। अब जल्दी से प्रॉपर्टीज में चल के देखते हैं कि रैम अपग्रेड हुई या नहीं। चलो सबसे पहले यहाँ से टास्क मैनेजर से ही देख लेते हैं, यहाँ से भी दिख ही जाएगा। सो गाइस फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हो कि रैम जो है अपग्रेड हो चुकी है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो 15.4 GB आ चुका है। और अभी मैं आपको एक बार प्रॉपर्टीज़ में भी चलकर दिखा देता हूँ। तो ये देखो प्रॉपर्टीज़ में भी आप देख सकते हो यहाँ पर 16 GB आ चुका है। तो जो रैम है वो एकदम बढ़िया से इंस्टॉल हो गई है। एक बार और आपको टास्क मैनेजर में दिखा देता हूँ मैं स्लॉट्स यूज वाला। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्लॉट्स यूज 2 of 2 हो गए हैं और यहाँ पर 3200 मेगाहर्ट्ज भी आ रहा है। और एक बार मैं आपको CPU Z में भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर CPU Z में जो है अपन मेमोरी में जाते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी 16 बाइट्स आ गया है, DDR4 है और यहाँ पर सब फ्रिक्वेंसी और सब चीज़ें आ रही है। और यहाँ पर SPD में जाते हैं तो आप देखो यहाँ पर स्लॉट 1 है और यहाँ पर आ चुका है मॉडल मैन्युफैक्चरर G-Skill और ये सब पूरी डिटेल्स आ रही है मेरी G-Skill वाली रैम की। और यहाँ से मैं स्लॉट 2 भी एक बार सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखो ये यहाँ पर माइक्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये वही वाली रैम है जो मेरे लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड आई थी, तो वो रैम यहाँ पर आ रही है। तो ये पूरी डिटेल्स थी नई वाली रैम की। तो चलो अभी तो आपने पूरी अपग्रेड प्रोसेस देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मैंने ये अपने अपग्रेड में G-Skill वाली रैम ही क्यों यूज़ करा, जबकि मैंने क्रूशियल वाली रैम ऑर्डर करा था और उसको मैंने कैंसिल कर दिया और फिर मैंने ये वाली रैम मंगाया। तो ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या था कि जब मैं रैम ऑर्डर कर रहा था ना तो मुझे ऐसी रैम चाहिए थी जो कि मेरे पुराने जो लैपटॉप में रैम लगी हुई ना, जो पुरानी वाली रैम है उसके स्पेसिफिकेशन से मैच करनी चाहिए। तो मैंने सभी रैम्स में चेक कर लिया कि DDR4 था, 3200 मेगाहर्ट्ज था। तो इसलिए सबसे पहले मैंने क्रूशियल वाली रैम ऑर्डर करा था, क्योंकि मुझे वैसे तो चाहिए था अपने लैपटॉप के लिए X8 वाली रैम। लेकिन मैं जो क्रूशियल वाली रैम थी ना उसमें मैंने पूरा अमेजोन का डिस्क्रिप्शन देख लिया, यूट्यूब में सर्च कर लिया, गूगल में सर्च कर लिया कि ये रैम X16 या X8 है, पर मुझे कहीं पे भी पता नहीं चला कि वो क्रूशियल वाली जो रैम थी वो X8 या X16 है। क्योंकि बाकी जो रैम के स्पेसिफिकेशंस थे वो स्पेसिफिकेशन पूरे सेम थे मेरी पुरानी वाली रैम जैसे। वो रैम जो क्रूशियल वाली थी वो 3200 मेगाहर्ट्ज थी और DDR4 भी थी, लेकिन X8 और X16 उसका पता नहीं चल रहा था। तो मैंने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है अब X16 हो तो X16 ही आ जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैंने ये वाली रैम ऑर्डर कर दिया हूँ। तो उसी में मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये वाली रैम मत करो,
जी स्किल रिपजॉ वाली रैम कर लो, वो X8 है। तो जब उन्होंने ये बताया तो मैंने अमेजोन पर जी स्किल रिपजॉ वाली रैम देखा खोल के, और उसमें मैंने अमेजोन के रिव्यूज में जाकर देखा तो उसमें काफी सारे जो बायर्स थे जिन्होंने इस जी स्किल वाली रैम को परचेज किया है, उन लोगों ने खुद ही बताया था कि ये X8 वाली रैम है। और अभी आप देख भी पा रहे हो कि ये जो जी स्किल रिपजॉ वाली रैम है इसमें दोनों साइड पे 4-4 चिप है, तो ये X8 वाली रैम है। अब जब मैं रैम ऑर्डर कर रहा था ना तो मैंने गूगल, यूट्यूब हर जगह पता कर लिया कि रैम X8 या X16 है, लेकिन मैं बस अमेजोन का जो रिव्यू वाला सेक्शन है वहां पर नहीं गया। वो मुझसे गलती हो गई, मैं उस सेक्शन में गया ही नहीं देखने की X8 है X16 है, नहीं तो मुझे पहले ही पता चल जाता कि जी स्किल वाली X8 रैम है, तो सबसे पहले ही मैं जी स्किल वाली रैम ऑर्डर कर लेता। तो इसी वजह से बस जो है मैंने क्रूशियल वाली रैम कैंसिल कर दिया और फिर ये जी स्किल वाली रैम ऑर्डर कर लिया, क्योंकि पहली बात तो मुझे ये जो जी स्किल वाली रैम है ये X8 मिल रही थी और इसका प्राइस भी वो क्रूशियल वाली से कम था। वो क्रूशियल वाली रैम अराउंड 2900 कुछ की आ रही थी, मुझे एग्जैक्ट प्राइस में अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, और ये वाली जो जी स्किल वाली रैम है ये मेरे को अराउंड 2500 कुछ की मिली है, इसका भी प्राइस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये जी स्किल वाली रैम मुझे सस्ती भी पड़ गई और X8 भी मिल गई। तो जब मैंने ये जी स्किल वाली रैम ऑर्डर कर दिया तो इसका भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो उसमें भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उन्होंने क्रूशियल वाली रैम ऑर्डर किया था अपने Asus TUF A15 के लिए और वो रैम उनके पास आ भी चुकी थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो क्रूशियल वाली रैम है ना वो भी X80 है, उस रैम में भी दोनों साइड पर 4-4 चिप्स है, तो क्रूशियल वाली रैम भी X8 और जी स्किल वाली भी X8 है। बाकी जो जी स्किल वाली रैम है वो थोड़ी सस्ती पड़ती है क्रूशियल वाली रैम से, तो जी स्किल वाली रैम एक बेटर डील है। तो अगर आप भी रैम लेने का सोच रहे हो ना तो ये जी स्किल वाली लेना, क्योंकि ये एक तो क्रूशियल से सस्ती पड़ेगी और बिल्कुल वही सेम स्पेसिफिकेशन जो कि आप क्रूशियल में मिलते हैं। तो बस यही कहानी थी पूरी मेरी इस रैम को लेने की कि मैंने जी स्किल वाली रैम ही क्यों लिया। तो अब जो है मुझे बिल्कुल मस्त परफॉर्मेंस मिल रही है अपने लैपटॉप पर। मैंने वैलोरेंट अभी तक ट्राई करके देखा है, वैलोरेंट मस्त एकदम FPS बूस्ट मेरे को मिला है, और बाकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा इसका 8GB रैम वर्सेस 16GB रैम का FPS कंपैरिजन डिफरेंट गेम्स में, तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर से वहां पर जाके चेक कर लेना। और बाकी फिर मिलता हूं आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।